नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए दोस्तों मैं 60 टॉप क्वेश्चन लेके आया हूं और हम करने वाले आज टॉप 40 क्वेश्चन तो हिंदी के करेंगे, फिर अपन टॉप 20 क्वेश्चन जीके के करेंगे। तो आज की क्लास में अपने होने वाले हैं 60 क्वेश्चन। ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि आज आपको कैसे भी करके 60 क्वेश्चन करवा दूं। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा हिंदी और जीके का एक साथ करवाने का। तो दोस्तों आज आपको क्लास कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या हम जो है एक दिन छोड़ के एक दिन इस प्रकार की क्लास लगा सकते हैं, एक दिन केवल जीके और एक दिन हिंदी और जीके की मिक्स में? ये बहुत ही शानदार रहेगा मेरे अनुसार। तो ये मॉडल पेपर टाइप में हो जाएगा, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम मॉडल पेपर। ठीक है, तो आज बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप क्लास को अंत तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। भावुक का संधि विच्छेद किस क्रम में है? बताना है। भावुक का संधि विच्छेद आपको बताना है। जवाब होगा आप सभी का भो प्लस उक। ये क्या होगा? भावुक का संधि विच्छेद होगा। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि जो वृद्धि संधि है उसका उदाहरण नहीं है। एक एक भी है, महोत्सद भी है, जलोद भी है, परंतु अभ्यागत जो है वृद्धि संधि का एग्जाम्पल नहीं है। नहीं और है, इसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि यहां गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। किस क्रम में संधि विच्छेद का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किस क्रम में संधि विच्छेद का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो शब्द प्लस इतर, शब्देतर, इसमें सही है। रजनी प्लस ईश, रजनीश, इसमें भी सही प्रयोग हुआ है। अहम प्लस कार, अहंकार, यह भी सही है, परंतु ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या है? गलत है। अगला प्रश्न आपके लिए। किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों का स्पर्श करती है? किस वर्ण के जो उच्चारण है उसमें जो जीवा है, जीभ है, वो दांतों का क्या करती है? स्पर्श करती है। जो जीभ होती है वो दांतों के स्पर्श करती है। क्या बोलने पे? बताओ। क च त प। जीभ जो है दांतों का स्पर्श करती है। आप एक बार बोल के देखो तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहां पर आप त बोलते हैं तो जो जीभ है वो दांतों का स्पर्श करती है। जैसे बोलो त, तो त बोल के देखोगे तो आपकी जो जीभ है वो दांतों के स्पर्श करेगी। तो आप इस प्रकार भी ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। कैसे लग रही है आपको क्लास? फटाफट कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? आपने जो परसों वाले संडे की स्पेशल क्लास थी उसमें 2100 लोगों ने वीडियो को देखा है और 100 से ज्यादा अधिक लाइक कर दिए। इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? बताओ। जवाब हो जाएगा 5 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न। किस क्रम में व्रतमुखी स्वर नहीं है? किस क्रम में व्रतमुखी स्वर नहीं है? व्रतमुखी स्वर नहीं है। तो उ में भी है, ओ में है, ओ में है, परंतु आ नहीं है व्रतमुखी स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है? कौन सा शब्द है जो द्वंद्व समास का क्या है? उदाहरण नहीं है। सॉरी, नहीं है पूछा है। समास तो आएंगे नहीं एग्जाम में, करना ही नहीं है अपन को। ये भी समास है, ये भी समास है, तो आएगा नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अब तो उससे बेटा ही नहीं जाता वाक्य है। अब तो उससे क्या है? बेटा ही नहीं जाता वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है? तो ये भाववाच्य है। किस प्रकार का है? भाववाच्य है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बताओ। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण दोष आदि। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण दोष आदि। गुण दोष वगैरह क्या आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न। कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा? कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा? तो ता लगाने पर। अगला प्रश्न,
मैं अपना काम, स्वयं के नीचे अंडरलाइन लगी हुई है, करता हूं में रेखांकित कौन सा सर्वनाम है? तो आपको बताना है मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो स्वयं में आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम है यहां पर। तो स्वयं का मतलब निजवाचक सर्वनाम है यहां पर। चलो अगला प्रश्न, किस निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कहलाते हैं? किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। जवाब होगा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला प्रश्न, ये कौन सा सर्वनाम है? ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्णकालिक क्रिया का प्रयोग है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्णकालिक क्रिया का प्रयोग है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्णकालिक क्रिया का क्या है? उपयोग है। जवाब हो जाएगा अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी। निम्नलिखित से किस वाक्य में पूर्णकालिक क्रिया का प्रयोग है? अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी। इसमें पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, प्रयोग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रमवाच्य वाक्य नहीं है। किस प्रकार का? क्रमवाच्य वाक्य, कृतवाच्य वाक्य नहीं है। बताओ फटाफट कौन सा नहीं है? तो रमा सितार बजाती है, ये भी है। वो पत्र लिखता है, ये भी है। सीता पुस्तक पढ़ती है, ये भी है। परंतु पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें क्या है? कृतवाच्य नहीं है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य नहीं है? कृतवाच्य नहीं है तो आपको बताना है, प्रेमचंद ने गोदान लिखा, ये सही है। राधा लिख नहीं पाती, ये भी सही है। ट्रक ने सारा सामान पहुंचा दिया, ये भी सही है। परंतु कैदी रिहा कर दिए जाए, ये कृतवाच्य नहीं है। अगला प्रश्न आपका फेवरेट, अभद्र शब्द का विलोम है। अभद्र शब्द का विलोम क्या होगा? अभद्र शब्द का विलोम होगा भद्र। अभद्र शब्द का विलोम होगा भद्र। तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? किसका? तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो तामसिक का विलोम शब्द हो जाएगा सात्विक। तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? सात्विक होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है। निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है तो सूची पवित्र। निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है, सूची पवित्र जो है विलोम युग्म नहीं है। सूची पवित्र विलोम युग्म नहीं, जबकि ग्रह, अग्रह, श्रांत, अश्रांत, समय, अक्षमय, ये तो सब क्या है? विलोम शब्द है, परंतु जो है स्पष्ट जो है नहीं है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पर्वत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नग। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है नग। गधा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है आपको बताना है? जहावी। जहावी जो है गधा का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, और दोस्तों अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। आप क्लास को अंत तक देखना, क्योंकि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा 18 से 21 सितंबर को है, याद रखना है। और ऐसे नहीं सोचना है कि बहुत लेट है सर, हम आराम से पढ़ लेंगे, तो आप बहुत लोगों के पीछे रह जाओगे, क्योंकि लोगों ने तैयारी करना शुरू कर दिया है। पवन का पर्यायवाची नहीं है। पवन का पर्यायवाची नहीं है अनल। समीर भी पवन का पर्यायवाची है। अनिल है, वात है, ये पवन के पर्यायवाची है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द है कवयित्री। कौन सा? कवयित्री जो है शुद्ध शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द क्या है? शुद्ध है। जो सभी शुद्ध क्या है? शब्द शुद्ध है। बताओ। समीक्षा और सूची पत्र। समीक्षा और सूची पत्र ये क्या है? आपके शब्द क्या है? शुद्ध है। आपको ऐसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, चिंता मत करो, आपके साथ मैं हूं, आपके साथ अंत तक रहूंगा मैं। बस आप क्लास को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। अत्यधिक शब्द में अशुद्धि का कारण क्या है? अत्यधिक शब्द में अशुद्धि का कारण क्या है?
तो स्वर आगम। अत्यधिक शब्द में अशुद्धि का कारण है स्वर आगम। और किस्मत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा तो मार्च अप्रैल में आपके लिए जो है डिजिटल बोर्ड वगैरह ले आएंगे और भी टीचर ले आएंगे और आपके लिए क्लासेस शुरू कर देंगे। यदि किस्मत अच्छा रहा तो अप्रैल में आप सभी की दुआओं से कुछ अच्छा हुआ तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको ऐसी क्लासेस दूंगा कि जिंदगी में आपने सोचा भी नहीं होगा कि कोई शिक्षक यूट्यूब में पूरी की पूरी क्लासेस फ्री करवा सकता है शिक्षक लगवा करके। ये सा आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा करके दिखाऊंगा। परंतु कुछ अप्रैल में अपने लिए सरप्राइज होना चाहिए जो मैं सोच रहा हूं उस प्रकार का। आप लोगों के द्वारा ही तो वो भी होगा। अब कौन सा है वो बता नहीं सकता, परंतु समय आने पे सब कुछ बताऊंगा। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। लोकोक्ति का चयन करना है तो जवाब हो जाएगा कौवा चले हंस की चाल। ये लोकोक्ति का चयन कर लिया हमने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। लोकोक्ति को चुनना है तो एक पंथ दो काज, ये क्या हो जाएगा? लोकोक्ति आपको चुनना था, यह आपका हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, लाख प्रयत्न करो तब भी कुंटिल व्यक्ति अपनी कुंटिलता नहीं छोड़ता, अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, बताइए। जवाब होगा कुत्ते की दूम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। सही है, बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न है, अपराध किसी का दंड किसी के, अपराध किसी का दंड किसी के को निकटतम अर्थ में प्रयुक्त लोकोक्ति है, बताओ। जवाब जाएगा खेत खाए गधा। खेत खाए गधा मार खाए जोलहा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, 8 कनौजिए। 8 कनौजिए 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। 8 कनौजिए 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। क्या अर्थ है लोकोक्ति का? जवाब हो जाएगा फूट होना। क्या? फूट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावन सूखा न बादो हरा। सावन सूखा न बादो हरा लोकोक्ति का निकटतम उपयुक्त अर्थ क्या होगा? सदा एक ही दशा में रहना। चलो अगला प्रश्न, मितहारी शब्द के लिए वाक्यांश छांटिए। मिताहारी, मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश छांटिए। जवाब हो जाएगा कम भोजन करने वाला। मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश छांटिए, कम भोजन करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द, जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द हो जाएगा अज्ञ। मतलब जो कुछ ही नहीं जानता वो क्या? अज्ञ है। अगला प्रश्न, युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है युयुत्सु। युयुत्सु क्या हो जाएगा? युयुत्सु आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहा है, सकर्मक क्रिया। किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? सकर्मक क्रिया में। नाम धातु क्रिया में भी है, प्रेरणार्थक में क्रिया में भी, संयुक्त में भी है। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस प्रकार की अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी पक्षी उड़ रहा है। अकर्मक क्रिया है पक्षी उड़ रहा है। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? किस क्रम में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? बताओ आप सभी। किम वा, वा ये सही है। अभी प्लस शेख, अभिषेक सही है। सम प्लस तोष, संतोष सही है। राम प्लस आयन, ये क्या है? गलत है। ठीक है, यहां सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है च, ज, य। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ।
अब जो है जीके के 20 टॉप क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आपके लिए जो है लास्ट 5-10 मिनट की वीडियो और है, ठीक है। आप क्लास को अंत तक जरूर देखना। आप लोगों से मेरा आग्रह है, आप मेरे छोटे भाई बहन भी हो सकते हो, तो आप क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है मित्रों। देखोगे क्लास अंत तक, चलिएगा। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा, गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। यानी कि राजस्थान में लंबाई की बात पूछी गई है यहां पर। खेड़ ब्रह्मा गुजरात की सीमा से लेकर के खेतड़ी तक, पूरी अरावली की लंबाई नहीं पूछी। पूरी पूछते हैं तो 692 किलोमीटर है पूरी की पूरी लंबाई कितनी है? 692। परंतु हमारे राजस्थान में है खेड़ ब्रह्मा से लेके खेतड़ी तक 550 किलोमीटर। कितनी? 550 किलोमीटर। पूरी लंबाई है 692, याद रखना, ठेठ दिल्ली तक की। तार लगा वाद्य यंत्र है, जिसमें तार लगा वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, इसमें आपको बताना है। तार लगा वाद्य यंत्र होता है जंतर। कौन सा? तार लगा वाद्य यंत्र होता है जंतर, और इसको बोलते हैं तत्वाद्य यंत्र। गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गीदड़ नृत्य किस अवसर पर करते हैं और कहाँ का है? तो गीदड़ नृत्य दोस्तों शेखावाटी का फेमस है। शेखावाटी की बोले तो सीकर, झुंझुनू, चूरू की बात करते हैं हम। तो गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है ये आपको बताना है। तो गीदड़ नृत्य को हम करते हैं होली के अवसर पर। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वो था। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो है फतेहपुर सीकरी मिलने गए थे अकबर से, वो कौन से संत थे? तो वह संत थे दादू दयाल जी। कौन से? दादू दयाल जी, जो जयपुर के राजा थे, वो इनको मिलाने के लिए लेके गए थे फतेहपुर सीकरी। चलो अगला प्रश्न, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वालों लोक देवता के रूप में है? दोस्तों इन्होंने क्या गजब का युद्ध लड़ा था। उसी युद्ध को देखते हुए अकबर ने कहा था कि साक्षात जो है ये तो 4 हाथों वाले देवता लग रहे हैं। तो कौन थे ये बताइए? जवाब हो जाएगा वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी जो है इसका सटीक जवाब होगा। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजाजी का मेला, तेजाजी का जो मेला है पर्वतसर नागौर में मेला लगता है, आपको याद रखना है। कहाँ पर? पर्वतसर नागौर, तेजाजी का शानदार मेला। चलो अगला प्रश्न, अजमेर जिले का कौन सा कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? कोडामार होली के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? कोडामार होली के लिए आपकी हो जाएगी किशनगढ़। चलो अगला प्रश्न, बख्तरी वस्त्र क्या है? बख्तरी जो वस्त्र होता है वह क्या है? तो ये हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुरुषों के शरीर के ऊपर का भाग में जो पहने जाना वाला वस्त्र होता है ना, सफेद सी का। आपने एक जो है वस्त्र देखा होगा जो पहले बीड़ी बंडल वगैरह रखते थे बुजुर्ग, आपने देखा होगा ना, गाँव के होंगे तो आप लोग देखो। गाँव के मैं तो बता सकता हूँ कि हमारे गाँव में जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो एक बख्तरी पहनते थे, उसमें बीड़ा बंडल वगैरह रखने का इनका सिस्टम हुआ करता था उनके, और उसमें रख लेते थे, पैसा वैसा भी रख लेते थे, उसमें सब कुछ रखते थे, मतलब है ना, मतलब शानदार आता था वो। तो वो बख्तरी होता था, देखा होगा आप लोगों ने। चलो, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति? तो आपको पता है सहरिया जनजाति को याद करने के तरीके, शहर से बाहर। कैसे याद रखोगे? सहरिया, शहर से बाहर, बाहर का मतलब हो गया 12। क्या हो गया? 12। 12 में भी कहां पूछे तो आपसे किशनगढ़ और शहबाज, ठीक है, शाहबाज तहसील में 2 जगह रहते हैं बस 12 में भी। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराड़ू के मंदिर जो बाड़मेर में है इसे खजुराहो कहते हैं। खजुराहो का मतलब क्या है? खजुराहो का मतलब है दोस्तों, यहां पर नग्न मूर्तियां मिली है। किस प्रकार की नग्न मूर्तियां मिली है? वही दृश्य जहां जहां पर भी मिलता है उसे खजुराहो बोल देते हैं। जैसे कि हाड़ौती का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो, जहां जहां पर भी नग्न मूर्तियां मिलेगी पुरानी, उनको बोलेंगे खजुराहो का मंदिर। समझ गए आप लोग? चलिएगा,
ये किराड़ू बाड़मेर में है। अगला प्रश्न है आपके लिए प्रलंब गिवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर, नुकीली टोड़ी वाली महिला। यानी कि महिला के बारे में यह बताया जा रहा है कि जिसकी लंबी तो क्या हो, आकृति वाली आंखें हो, नीचे झुकती हुई उसकी भौहें हो, पतले अधर हो, नुकीली टोड़ी हो, उसकी क्या है, नुकीली टोड़ी हो। ऐसी महिला का आकर्षण मुद्रा में जो मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके हो। यानी कि जो वो महिला है वो मलमल की ओढ़नी ओढ़े हुए हैं और जिससे क्या रखा है, सिर ढक रखा है। ये करती क्या है, ऐसा पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किशनगढ़ स्कूल की पेंटिंग है और इस पेंटिंग का नाम है बणी ठणी। क्या, बणी ठणी, याद रखना। और निहाल चंद के द्वारा इस चित्र को बनाया गया था। और किसके लिए बनाया था, तो सावंत सिंह जो राजा थे यहाँ के, उनके लिए बनाया गया था। उनकी ये प्रेमिका थी। प्रेमिका मतलब आज के समय में गर्लफ्रेंड। ठीक है, चलिएगा चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये रहा दोस्तों, मेवाती बोली से संबंधित जिला है। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है, तो अलवर। और मेवाती बोली अलवर के अलावा एक और जिले में बोली जाती है, उसका नाम है भरतपुर। कौन सा पुर है? भरतपुर है मेवाती जो बोली बोली जाती है। और यहाँ के प्रमुख संत हुए हैं दो, चरणदास जी और लालदास जी। चरणदास जी की दो शिष्या थी, दयाबाई और सहजोबाई। याद रखना ये बातें भी, क्योंकि ये क्वेश्चन आता रहता है। बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? जवाब हो जाएगा उत्तरी मारवाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर सतसई के लेखक है। वीर सतसई के लेखक क्या हो जाएगा? वीर सतसई के लेखक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और ये डिंगल भाषा में लिखा गया है। क्या आप लोग ऐसी बातें याद रखते हो या फिर भूल जाते हो? भूल जाते हो तो दोबारा से वीडियो देखा करो और पुरानी वीडियो को आप देखते रहो, क्योंकि क्या होता है, यदि आप मेरी ये सारी की सारी वीडियो देखोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपको चैलेंज देता हूं कि आपके एक नंबर भी ना कटेगा। सूर्यमल मिश्रण की रचना है वीर सतसई। इनका संबंध हाड़ौती, हाड़ौती मतलब बूंदी से संबंधित है सूर्यमल मिश्रण। और राज्य कवि का दर्जा भी जो है सूर्यमल मिश्रण को मिला हुआ है, याद रखना। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? जो नेवले होते हैं, नेवलों की भी पूजा की जाती है। नेवलों की पूजा कब करते हैं? तो निडरी नवमी को नेवलों की पूजा करते हैं। कब करते हैं? निडरी नवमी के दिन पूजा करते हैं नेवलों की। चलो अगला प्रश्न, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? भादवा का जो कृष्ण पक्ष आता है उसकी जो छठ आती है उसके दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कृष्ण पक्ष की बात कर रहा हूं मैं, याद रखना। तो ऊब छठ मनाया जाता है। कौन सा छठ? ऊब छठ मनाया जाता है भादवा की कृष्ण पक्ष की छठ को। ठीक है, याद रख लेना। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो ये ओढ़नी। तो मोठड़ा जो है एक प्रकार की क्या होती है? ओढ़नी होती है महिलाओं की। क्या होती है? ओढ़नी होती है। मोठड़ा प्रकार की वेशभूषा है, एक ओढ़नी है। दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दामना, दामिनी और दामिनी ये अलग अलग चीजें, तीनों के तीनों एक मत समझ लेना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाए तो। दामने की बात चल रही है अभी यहाँ पर कि दामन नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? तो दामन नामक जो आभूषण होता है वह हाथ में पहनते हैं। कहाँ पर? हाथ में पहना जाता है दामन नामक आभूषण। अगला प्रश्न, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिर का समूह किसकी देन है? यानी कि जोधपुर के पास में आपने सुना होगा कि ओसिया के मंदिर। क्या? ओसिया के मंदिर। तो ये किसकी देन है? किसने बनवाया? प्रतिहारों ने। किसने? प्रतिहार शासकों के द्वारा जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है मित्रों,
अगला प्रश्न, रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? जो रणकपुर के जैन मंदिर है ये कौन से भगवान को समर्पित है? बताओ कौन से नंबर वाले को, क्या नाम है बताओ? तो इनका नाम है आदिनाथ जी। रणकपुर का जो मंदिर है वो आदिनाथ जी को समर्पित है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके अब बताओगे कि आज अपन ने जो 60 क्वेश्चन करे हैं, ये 60 जो टॉप क्वेश्चन थे ये आप लोगों को कैसे लगे? जीके प्लस हिंदी के, जीके प्लस हिंदी का जो मिक्सअप था, आपको मुझे लगता है आनंद आ गया होगा और आनंद की अनुभूति हुई है आपको पढ़ते हुए। मतलब आप कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हो, आपके नौकरी लगने के अब बहुत ज़्यादा चांस बढ़ रहे हैं। यानी कि जब आनंद आ जाने लगता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हम अब बहुत हमारे जो लक्ष्य हैं उसके करीब है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आप मेरे लिए रोजाना का 30 मिनट निकाल लिया करो। 30 मिनट में मैं आपको ऐसी तैयारी करवा दूंगा जो आपको पूरे दिन पढ़ा के भी नहीं करवा पाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा केवल आप मेरे पास ही पढ़ो, आप और भी YouTube चैनल में पढ़ रहे होंगे, आपने बुक भी खरीद रखी होगी, आपने किसी का कोर्स भी ले रखा होगा, आपकी मर्जी है, मैं मना नहीं करूंगा बिल्कुल भी आप लोगों से। ठीक है, परंतु मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, परंतु जो मैं 30 मिनट आपसे पढ़ने की बोलता हूं वो मेरे पास पढ़ लिया करो, आपको बहुत फायदा होगा, आपकी लाइफ बन जाएगी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में नौकरी लग जाओगे। उसके अलावा हिंदी, कंप्यूटर, आपके मैथ, जीके, ठीक है, साइंस, ये और भी भर्तियों में काम आने वाली है। उन भर्तियों का लेवल भी हम जो पढ़ा रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा। हम पढ़ा रहे हैं ऐसा कि जिससे आप राजस्थान की तमाम भर्तियों की तैयारी कर सकते हो, हर भर्ती में आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई है तो मैं आशा करूंगा और आपसे विश्वास करूंगा कि आप इस क्लास को शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।